नीचे है, बट स्लाइट एलॉय बेंड हुआ था। रिसेंटली मैंने इसका चेन भी चेंज करा है। इसको बेस्ट डिफाइन मैं करूँगा, इट्स मोस्ट KTM होंडा दैट देयर। सो इफ यू नोटिस, इसकी टॉप स्पीड आप गेस मत करिए, बिना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स। बता दीजिए और रिकॉल के इंसिडेंट के बारे में बता दीजिए। ऐसे ऐसे नेगेटिव्स आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। थिंक इसका वर्स्ट चीज अबाउट दिस बाइक, ऐसा माइलेज 300 सीसी की बाइक से एक्सपेक्टेड नहीं था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो मेरे पीछे खड़ी है होंडा की CB300R और आज इसके ओनर मौजूद है हमारे साथ, अथर्व। सो वेलकम अथर्व टू आवर चैनल नाइस टू मीट यू। एंड वेरी वेरी थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। और आज हम इनसे A to Z सारा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये काफ़ी टाइम से होंडा CB300R चला रहे हैं, 15,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है, तो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस बाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अथर्व, पहला हमें बता दीजिए कि आपने ये गाड़ी इसी गाड़ी को प्रेफर क्यों किया और इसके पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियों का टेस्ट राइड लिया था और ये गाड़ी आपने कब ली? So starting with the first question, which is, मेरा previous bike was the Hornet, so which was very light, like 140 kgs, and that started my looking for other bikes. तभी मैंने CB350 RS Honda का, Hunter 300, और फिर 300F एंड 300R ये सारे टेस्ट किए। क्लासिक वगैरह भी किए थे, बट दोज वर लाइक वो मेरे टेस्ट के नहीं हुए, बिकॉज Hornet से आ रहा था। द फ्लिकेबिलिटी एंड द लाइटनेस इज वॉट sort of made me prefer this bike over others. ये गाड़ी आपको कितने की पड़ गई और आपने ये गाड़ी कहाँ से ली थी? इसका ऑन रोड प्राइस आपको कितने का पड़ गया? So ये गाड़ी मैंने 2023 में ली थी, अराउंड अक्टूबर आई थिंक। ये मैं थाने में रहता था, तभी थाने में मैंने ली थी। मेरे को ऑन रोड 280,000 पड़ी थी तभी, विद डिस्काउंट सम, बिकॉज किसी और ने बुक किया था एंड डिलीवरी नहीं लिया था, सो मॉडल ऑन होल्ड था, इसलिए 280 में मिला। आई थिंक अभी भी उसका प्राइस गिर गया है, तो आप जैसे बोला 240 के अराउंड है ना एक्स शोरूम, तो अराउंड उतना ही पड़ता है 280 290 का। बट हाँ, जब आपने ये गाड़ी ओन की, जब ये गाड़ी आपने चलाई, इतने मतलब इतना आपने 15,000 किलोमीटर का राइडिंग इस पे किया है, तो आपको ड्यूरिंग योर ओनरशिप पीरियड आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस गाड़ी की? सो अगेन स्टार्ट मैंने ली थी बिकॉज आई यूज्ड टू गो ऑन वीकेंड राइड्स एट मैक्स, सो 300 किलोमीटर एट मैक्स। तो बट व्हेन आई गॉट दिस, व्हाट आई गॉट टू नो इज, एक तो ये बहुत स्मूथ इंजन है, so you can really rev it out. It loves to rev, and because of its lightweight, it just picks up pace very quickly. So I think 100 tak it reaches like in no time. So that's one of its perks. But after getting this bike, मैंने काफ़ी touring करना चालू किया है. So I've taken this to Bangalore and back. So and I've done the whole Konkan coastline, and planning to do more. So ये last year में मैंने ज़्यादा चलाना चालू किया है. एंड अगेन लाइक वो आइडिया नहीं था ये बाइक लेते वक्त, अदरवाइज आई वुड हैव लुक्ड अदर एल्सवेयर एज वेल, बिकॉज नॉट द मोस्ट बेस्ट टूरिंग बाइक कंसिडरिंग इट्स रियर सीट एंड फ्रंट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वायाटेरा का रियर बैग लिया, फ्रंट बैग लिया, सो अराउंड 50-60 लीटर्स ऑफ स्टोरेज में आई वॉज एबल टू ट्रैवल पीसफुली विदाउट अ पिलियन ऑब्वियसली। बट या वो वन इज़ द initial response, the quick ये, and the flickability. So corners is something that I love. So every weekend ride मेरे को थोड़ा घाट्स तो चाहिए ही on the roads. So that's something that you will really enjoy on this bike, because वो इतना light है, because the suspension is slightly stiff, but damped well for our roads. So in cornering it's perfect. The handlebar, just the bike just dips very nicely, and yeah, so it's like a really fun and a nimble bike to ride. That's how what I've discovered after owning the bike इतने टाइम के लिए। उसके अलावा एक सिर्फ चीज़ है विच इज़ समथिंग दैट आई थिंक यू गाइज मस्ट नो बिफोर गेटिंग दिस, इज कि after 100, or rather after 140, that's like the top speed, even though it goes till 150 or 160, उसका cruising speed is around 120-130 at max, because उसके आगे it starts to feel a little strained, even though आप चला पाओगे, उसका revs are a little higher at the higher side, so engine starts to feel strained, but till 120 it's just मतलब a bliss to ride. सो गाइस, 300 सीसी की बाइक है और इसकी टॉप स्पीड अथर्व ने बताई। इसकी टॉप स्पीड आप गेस मत करिए, बिना टेस्ट राइड लिए। अथर्व ने हमें बताया इसकी टॉप स्पीड जो है वो 150 तक चली जाती है, बट वही है कि 120 तक इसका कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप बोल सकते हैं। सो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि
क्या चीज़ें इनको नेगेटिव लगी? क्या होता है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो आपको इतना समझ नहीं आता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। आप यूट्यूब रिव्यूज़ वगैरह देखते हो, उसी से आपको एक आइडिया होता है कि क्या नेगेटिव है इस बाइक के। लेकिन जब आप गाड़ी ओन कर लेते हो, 15,000 किलोमीटर चला लेते हो, उसके बाद कुछ ऐसे नेगेटिव्स भी निकल के आते हैं जो आपको पता नहीं होते। तो अथर्व, ऐसे नेगेटिव के बारे में हमें बताइए। हाँ, वो आपने सही कहा, ऐसे थोड़े नेगेटिव्स पता चलते हैं आफ्टर ओनिंग इट लाइक फॉर अ ईयर एंड हाफ। जैसे मैंने बोला, लाइक मैं इंटेंड नहीं कर रहा था इतना टूर करने का, सो मोस्टली नेगेटिव्स आर अराउंड दोज। व्हेन यू टेक सिटी राइड्स और वीकेंड राइड्स, आई डोंट सी एनी इश्यूज। फर्स्ट थिंग इज कि इसका फ्यूल टैंक इट्स ऑन द स्मॉलर साइड, आई थिंक 9-10 लीटर्स है। सो व्हेन यू आर टूरिंग एंड हाँ, 9.7 लीटर्स करेक्ट। तो व्हेन यू आर टूरिंग एंड जैसे मुंबई बैंगलोर कर रहे हो लंबे हाईवे से, तो क्रूजिंग स्पीड अराउंड 110-120 आराम से हो जाता है। सो उसमें माइलेज थोड़ा गिर भी जाता है एंड यू गेट अ रेंज अराउंड 200 एट मैक्स इन व्हेन यू आर क्रूजिंग फास्ट। जब आप आराम से चला रहे हो लाइक 80-100, वो आराम से 250-270 चला जाता है। दैट्स समथिंग दैट अगेन लाइक वो यूज़ केस के हिसाब से उसका आइडिया नहीं था, बट इट्स easily मैनेजेबल, इट्स नॉट too low that you have to have a big concern about it, but something to keep in mind. Second thing was the thing that I told you, like after 120 the bike starts to feel slightly strained. Again, I can't expect वो एक चीज़ है, considering मतलब if you want something that is probably more settled and more easy to cruise on at 100 to 120 uh, is okay, but और शांत बाइक्स है मतलब, तो इसका वो एक चीज़ आई लाइक दैट कैरेक्टर अबाउट इट, बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर्स डोंट लाइक इट, इज दैट इट फील्स इट्स लाइक ऑलवेज हाई स्प्रंग, मतलब इसको बेस्ट डिफाइन मैं करूँगा, इट्स मोस्ट KTM होंडा दैट देयर इज। सो इट डजंट वांट टू गो स्लो, तो जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ देते हो इंजन ब्रेकिंग इज क्वाइट एग्रेसिव, सो दैट हेल्प्स व्हेन यू आर राइडिंग स्पोर्टिली। बट जब आप फॉर 200-300 किलोमीटर्स क्रूज करना चाह रहे हो, that is something that is sort of something that you have to consider. Again, not a negative, but yeah. So the fuel ka thing is one thing for sure. That was the other thing. And जैसे मैंने बोला, if you are considering touring, I think there are better options considering the storage, the space here, and there is no wind protection. वो एक्चुअली है, मतलब देर आर आफ्टर मार्केट ऑप्शंस टू पुट दैट, बट ऑनेस्टली this is one of the best looking bikes like how it is, so adding that will just spoil the look, so you have to take your pick there. But yeah, 100 to 120, again, that's the key figure, cruising figure, even though the bike will go 150, 155, 158, but don't consider that as comfortable cruising, even not 140, 120 तक आप अगर क्रूज करने में कंफर्टेबल है, देन गेट दिस बाइक. इफ अबव दैट, आई थिंक यू हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स प्रोबेबली. जैसे मैंने बताया, इसका जो हाई स्प्रंग एंड सॉर्ट ऑफ स्पोर्टी नेचर है, दैट ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू द माइलेज. सो एज यू राइड इट अराउंड 100, आपको आराम से 30-32 तक का माइलेज मिल जाएगा. 80 चलाओगे तो इट विल गो अबव 35 ऑल्सो. But as soon as you go above 105, 110, the mileage starts dropping to 25, 26. तो जैसे 120 अगर आप क्रूज पकड़ना चाह रहे हो, 26 का माइलेज एक्सपेक्ट करना, दैट कपल्ड विद द टैंक रेंज, then that sort of becomes a little prohibiting. But yeah, that is the whole idea of the bike. Like if you are comfortable riding around that cruising speed, you will be great. But अगर आप टूरिंग नहीं देख रहे हो, आप वीकेंड राइड्स देख रहे हो जो मोस्टली 150 किलोमीटर एट मैक्स रहते हैं, राइट, एंड आपको जस्ट ब्लास्ट करना है डाउन द हाईवेज, हैव सम फन इन द कॉर्नर्स, आई डोंट थिंक एट दिस प्राइस रेंज देयर इज एनीथिंग लाइक दिस. हाईवे का तो माइलेज आपने बता दिया, किस स्पीड पे बेसिकली कितना माइलेज आपको मिल सकता है, तो सिटी के माइलेज के बारे में बताइए. सिटी का माइलेज इज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग, कंसिडरिंग जो मैंने आपको हाईवे का माइलेज बताया. सिटी में एज लॉन्ग, अगेन वो स्पीड का ही है, एज लॉन्ग एज आर अंडर 80 विच इज इन सिटीज, इट विल ईजिली गिव यू 34-35 किलोमीटर्स per liter आराम से. And I'm not even saying like you have to stretch it. So there are few rides when I've gone with a group and obviously speed slow हो जाता है. So when you cruise on 80, this can give 36-37 as well. So उतना तक मैंने देखा है on indicated. So I think 1-2 कम होगा in real life, but वैसे कर सकते हैं. उसका 80 तक you can ride it very comfortably. It doesn't feel strained. बट उसके ऊपर यू हैव टू आइदर बी ऑन इट
or off it. Like you can't be in the middle कि मैं cruise करने को try कर रहा हूँ. Again, the aggression level is not as KTM. मैंने 250 भी check की थी. 250 actually is quite smooth, but 390 levels का aggression नहीं है इसमें. Still, if you choose थोड़ा chill करना है life में तो कर सकते हैं इस पे. But yeah, it is still on, like the most KTM Honda. I think that's the perfect definition I have for this. ऐसा माइलेज 300 सीसी की बाइक से एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे भी अभी पता चला कि इतना अच्छा माइलेज निकाल के दे रही है. सो अब हम जानेंगे कि सिटी में इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, बेसिकली लो एंड टॉर्क कैसा है इसका, सिटी में इसको क्रॉल करना कितना ईजी है, ट्रैफिक में चलाना कितना ईजी है, सिटी में इसके सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करते हैं. तो सिटी का अपना एक रिव्यू बताइए कि सिटी में कैसी है गाड़ी. So जैसे मैंने बोला इसका हाई स्प्रंग नेचर दैट इज देयर इन द लो एंड एज वेल. काफ़ी टॉर्क है एट द बॉटम एंड, बट इट्स नॉट एज स्मूथ एज समथिंग लाइक प्रॉब्ली द स्पीड 400 या फिर 3B50 RS. मतलब उसमें वो मॉड्यूलेट काफ़ी करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड गियर काफ़ी करना पड़ता है. गियर्स इसके काफ़ी शॉर्ट है, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपशिफ्ट और यू एंड अप सॉर्ट ऑफ गेटिंग इन दैट स्ट्रेन लेवल. आई थिंक इट्स अबाउट द माइंड सेट. सो आपको अगर फास्ट चलानी है समथिंग लाइक दिस विल you will really like. But again, if you like to relax and ride, there are options which I think you have already reviewed. So वो मेरे को लगता है, I think because I have come from Hornet, I have ridden the Gorilla pretty much speed 400 as well. So because है इतना variance, I've got that perspective I feel. So yeah, but वो एक सिर्फ इसका है कि you will have to shift your gears a lot. If you're comfortable with that, and this bike makes it as easy as it can be. So I'll go to the clutch part. It's really light, like as light, and I think Honda is known for this. Really light clutch, so it's easy to upshift and downshift, and assist and slip clutch है. Sorry, gear shift है, तो कोई issue ही नहीं है उसमें. But yeah, you'll have to shift your gears a lot. That's मतलब जो अपन comfortable speed बोलते हैं ना, like where the bike is settled in every gear, that range is a little low. You have to either go up or down. Again, like कोई वाइब्रेशन या स्मूथनेस में इशू नहीं है, इट्स जस्ट द फीलिंग दैट द बाइक गिव्स. और इसके सस्पेंशंस सुना है इसके काफ़ी अच्छे हैं. कैसा परफॉर्म करते हैं, गड्ढे वगैरह अच्छे से ऑब्जॉर्व करते हैं कि नहीं, और हाईवे पे कितना स्टेबल फील होते हैं. सो फर्स्ट मैं सिटी पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ. इट इज़ अ प्रिटी स्टिफ सस्पेंशन, लाइक सो आई थिंक दिस हैज़ बिन सॉर्ट ऑफ द होंडा फॉर्मेट. मैं होंडा पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव ओन्ड अ फ्यू ऑफ देम. So initial the bump that you feel is quite stiff, but उसके आगे it's pretty well damped. So अपने potholes में if you slow down it will be plush. वो mid speed में थोड़ा खड्डा feel होता है, like you feel everything on the road, but as you sort of pick up the pace it sort of smoothens everything out, and that is why it boards very well जब अपन highway पे जाते हैं. It's very stable. 100-120 you can cruise easily, कोई issue नहीं होता है. Only thing is, again, like when you go past that, like 130-140, there are two things. One is, again, this is what I feel. First is the weight, which is very low, so it sort of starts to feel like it's floating. A 140 के around, and I think, I don't know, I'm not sure, but इसका ये flat है, so maybe it's also something to do with the aerodynamics. I'm not sure about it, क्योंकि after 140-145, you really have to ensure that you're holding on to the bike. It starts thoda sa feeling, the handle starts feeling really light. So I wouldn't recommend staying at those speeds. Anyway, it's illegal to do, but that is something to keep in mind. Like जैसे hunkered down in a 350 RS feel होता है, even though 130-140 हो, it feels hunkered down. उस पे वो feeling नहीं है, but stability है. Again, can cruise 120 all day long. अब ब्रेकिंग की बात करेंगे. ब्रेकिंग पर्सनली मैंने जब ये गाड़ी चलाई थी, जो मुझे फ्रंट के ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगे थे, ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छा था. अब इसके ब्रेकिंग के बारे में बताइए कि जब आप हाईवेज पे अगर आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग की होगी कभी, या फिर सिटी में आपने जब ये ब्रेक यूज़ करते हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस है रियर का और फ्रंट का, दोनों का. तो रियर ब्रेक्स से स्टार्ट करूँगा. दे आर ओके, आई मीन नॉट ग्रेट, नॉट बैड, बट एनीवे बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम माई राइडिंग स्टाइल एंड द इंजन ब्रेकिंग दैट दिस हैज़ ऑन ऑफर, राइट, उसमें काफ़ी अच्छा हद तक रियर ब्रेक्स का मुझे इतना नीड नहीं पड़ता है. जैसे आपने कहा, फ्रंट बाइट इज़ एक्चुअली रियली गुड. सो इवन ऑन अ टैप, आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द ब्रेकिंग हार्डवेयर, बट रादर द लाइट वेट. मतलब उसको
रुकाने के लिए कम चीज़ है, सो इट जस्ट मेक्स लाइफ वेरी इजी. काफ़ी बार हुआ है ऐसे हाईवे पे कोई गाड़ी रुकी हुई है या कोई एनिमल आता है, इट हैज़ स्टॉप मी, नो नो इश्यूज एट ऑल. एंड बिकॉज वो हाई स्प्रंग इंजन है, इंजन ब्रेकिंग ऑल्सो किक्स इन रियली वेल. सो जैसे मैंने आपको बताया, क्रूजिंग स्पीड लाइक व्हेन यू आर अबव 100 and just you let go of the throttle, the speed automatically comes down pretty fast. So that in addition with the superb, I would say adequate for this weight category at least, front brake, no issues. And ये सिर्फ मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ. I've toured on this with both front, top and rear luggage, both 55 liters and myself, full riding gear. Still, it has been adequate and more than enough. So कभी issue नहीं आया. I think it's pretty strong. Initial bite के बाद, if you have to really yank on it, तभी थोड़ा pressure लगाना पड़ता है compared to some other bikes. But the power is there. You have to exert a little more pressure in emergency braking situations. That is it. सो आप इंजन के बारे में कुछ बता रहे थे कि ये कौन सा इंजन है और कहाँ से डिराइव हुआ है, और टॉप स्पीड पे जब आप हाई स्पीड पे होते हैं तो अप शिफ्ट का वो जो अप शिफ्ट का जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए. सो मैं वही स्टोरी शेयर कर रहा था. बचपन से मेरे को जो CBR 250R जो बाइक थी इंडिया में बहुत पसंद थी. ऑलवेज वांटेड दैट, बट एज यूजुअल होंडा जब भी मेरे को टाइम आया खरीदने का तभी तो मार्केट में नहीं थी, डिसकंटिन्यूड. जो लेटेस्ट मॉडल है वो लाया नहीं है इंडिया में. वो पॉइंट बीइंग कि वो जो 250cc इंजन था ऑन द CBR 250R इज द सेम इंजन दैट दे हैव बोर्ड आउट. सो दिस इज अ 286cc इंजन. एंड एज अपन डिस्कस कर रहे थे, इट्स अ लिक्विड कूल्ड, सो आगे रेडिएटर है, एंड सेम स्लिप एंड असिस्ट 6 स्पीड गियर बॉक्स. सो दैट ट्रांसलेट्स बिकॉज प्रॉकेट चेंज आई थिंक वो लोग ने किया है. थोड़ा इंजन का नेचर बदल गया एंड ऑब्वियसली द एक्स्ट्रा CC थोड़ा और रॉ, थोड़ा और मीटी और पावरफुल फील होता है. और अबाउट द शिफ्ट लाइट, सो यहाँ पे ऊपर होंडा अबव द स्पीडोमीटर देयर इज दिस लाइट विच कम्स अप. मैं एक बार, आई डोंट थिंक जब स्टार्ट करता हूँ जब शायद ब्लिंक होगा, ये जो ब्लिंक हो रहा है लाइट वो वाला. सो इट नॉर्मली कम्स अप अराउंड 6,000 to 7,000 RPM एट एवरी गियर, saying कि ऑप्टिमल अपशिफ्ट. बट मेरे हिसाब से वो काफ़ी लो इन द रेव रेंज किया है. थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए था होंडा को, बिकॉज वंस यू रीच लाइक 120 ऑन 6th गियर it starts constantly blinking, which is way less than the top speed of this bike. So if they wanted to, give an upshift light, make it sporty, maybe 8-9,000 RPM भी दे देते तो अच्छा हो जाता. But anyway, that is something paired with कि वो बहुत high RPM पे रखना पड़ता है above 120 is what makes the ideal speed sort of at 120. उसके ऊपर it just feels a little more strained. In terms of vibration, there are none. At 140 के ऊपर प्रॉब्ली थोड़े होंगे, बट एट दैट स्पीड विंडी इतना होता है कि यू डोंट फील मच. बट वाइब्रेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ फीलिंग विथ दोज थिंग्स एडिंग अप टू सॉर्ट ऑफ दैट फीलिंग. अब हमें बताइए कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था इस गाड़ी पे, कितनी सर्विस हुई है, और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है वगैरह, और कॉस्ट वगैरह कितना पड़ा है आपको. सो अगेन आई थिंक इसके जो इनिशियल फ्री सेट ऑफ फर्स्ट थर्ड तक रहता है वो मैंने थाने में ही किया है, बिकॉज तब ये गाड़ी थाने में थी. सर्विस एक्सपीरियंस हैज़ बिन गुड ओवरऑल. कोई मेजर इश्यूज नहीं थे अब तक. ओनली थिंग आई थिंक अगेन लाइक आई डोंट नो व्हाट द इशू वाज, यहाँ पे स्लाइट रिम बेंड आया था, मे बी बिकॉज ऑफ बम्प इम्पैक्ट और समथिंग. तो उसकी वजह से आई हैड टू गेट द फ्रंट टायर चेंज. दिस वाज इन द अर्ली लाइक टाइम्स. यहाँ पे ये बोल रहे हाँ. सो वो slight alloy bend हुआ था, which they fixed the alloy, but still had to get the tire changed because still हवा leak हो रहा था. But again, I think that is because एक खड्डा and low tire pressure hit हुआ था. That's the reason for it probably. But that उसके अलावा बाइक में कोई अभी तक तो God forbid कोई इशू नहीं है. Service experience has been good. Free services were done very properly. उसके बाद जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट विथ इंजन ऑयल चेंज आई थिंक वाज अराउंड 2 to 3,000. रिसेंटली मैंने इसका चेन भी चेंज करा है, बिकॉज आई थिंक अराउंड 14,000 चेन स्लैग बिकेम टू मच, एंड वो एक लेवल के बाद यू कांट फिक्स दैट, सो उसका टाइम हो गया था टू चेंज. सो चेन कॉस्ट वाज अराउंड 3,500 समथिंग. सो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी अफोर्डेबल आई वुड से. मिरर चेंज करना पड़ा था.
बिकॉज देर वॉज सॉर्ट ऑफ समथिंग, बारिश में पानी कलेक्ट होके एक पैच फॉर्म हुआ था, वो भी आई थिंक 800 समथिंग रुपीज़ का द होल मिरर वॉज देयर। 2-3,000 वॉज द बिल विच केम, और कुछ नहीं। फ्रंट टायर मैंने बिकॉज दोनों नहीं कर रहे थे तो आई जस्ट पुट द सेम MRF, सो वो भी अराउंड 3,000 का था। I think above 300, whatever bikes they sell in Big Wing, only go in Big Wing only. Okay. Abhi they have started recently, I think last year only they started taking in Hornet and the CB 200X. वो दोनों भी पहले नॉर्मल होंडा में ही जाते थे, बट ये बिग विंग में ही जाता है, एंड आई थिंक दैट्स अ समथिंग कमिंग फ्रॉम अ हॉर्नेट ओनर, बिकॉज जब मैंने हॉर्नेट ली थी एंड आई यूज्ड टू गो फॉर सर्विस, इट वाज रियली अ टास्क, बिकॉज वहाँ पे आधे से ज़्यादा एक्टिवा रहते हैं, देन यू ब्रिंग योर बाइक, एंड हॉर्नेट इज स्टिल स्लाइटली प्रीमियम, राइट, लाइक आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि आपका बाइक कोई देख रहा है, अच्छे से कर रहा है, जो मेरे को कभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला। सो it's a good move by Honda bringing those bikes to Big Wing, and these bikes should be in Big Wing only. So yeah, अभी तक तो सिर्फ Big Wing में ही दिया है सर्विस के लिए, and satisfactory experience. सो इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि इसका पार्ट्स कितना इजीली अवेलेबल है, और जैसा आपने बताया कि आपने चेन का स्टैक चेंज करवाया था और मिरर चेंज करवाया था, तो क्या ये पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो गए थे या फिर टाइम लगा था? और आप कुछ रिकॉल के बारे में बात कर रहे थे, होंडा ने किसी इशू के बारे में आपको बताया एंड रिकॉल किया है कुछ गाड़ियों को, तो पार्ट्स के बारे में बता दीजिए और रिकॉल के इंसिडेंट के बारे में बता दीजिए। So जो भी मैंने पार्ट्स रिप्लेस किए उसके लिए मेरे को कोई रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो लकीली इट वाज अवेलेबल देन एंड देयर, आई डिडंट हैव टू वेट एट ऑल। जो मेरा नॉर्मल सर्विस शेड्यूल था उसी में वो हो गया। अबाउट द रिकॉल, सो हमें ईमेल आया था कि सम मॉडल्स ऑफ 350 RS 300R आर अफेक्टेड बाय वेरियस इश्यूज। 300R में आई थिंक वो कैमशाफ्ट रिलेटेड इशू था, which they said had the part has to be replaced. तो वो लोग का ऑनलाइन यू चेक, एंटर योर विन नंबर एंड यू कैन चेक इफ योर बाइक इज अफेक्टेड और नॉट। अगेन दिस इज फॉर 350 RS, आई थिंक हाइनेस में भी थोड़े इश्यूज थे, बट माई बाइक वॉज अफेक्टेड, एंड मैंने तो थाने वाले बिग विंग को, पुणे वाले बिग विंग को, सबको पूछ के हो गया मेरा। दीज गाइज डोंट हैव दैट पार्ट अवेलेबल, वॉट एवर द कैम शाफ्ट इज, एंड ये काफ़ी टाइम से, इट्स नॉट लाइक 1-2 महीने हुए, मैं आई थिंक लास्ट अक्टूबर नवंबर से ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव ट्राइड ईमेलिंग देम, मैं शोरूम विजिट करता हूँ एवरी सर्विस, तभी भी पूछता हूँ, वो पार्ट अवेलेबल नहीं है, इज देयर व्हाट दे से, एंड सामने से भी मेरे को कोई कॉल नहीं आया उसके बारे में। वो लोग ने बोला है कि कोई इशू नहीं होगा, कि इट डज नॉट अफेक्ट ये। द ओनली थिंग इज मेरे को भी कोई इशू नहीं आया बाइक में, इट्स नॉट लाइक आई हैव फेल्ट समथिंग और देयर इज सम नॉइज, और कोई इशू नहीं है बाइक में। इट्स जस्ट कि अगर होंडा ने बोला है कि रिकॉल है and my bike is affected in it, and because I tour a lot, when you're going 1,000 kilometers plus, it's just that peace of mind that is one of the big reasons you buy a Honda, right? So वो कई खटकने हो रहा है कि if you are recalling certain parts, I think you should go forward and meet the customers with that, I feel वो एक I think is a disappointment on my side from Honda. सो गाइज ये रिकॉल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैंने एक CB 350 RS का भी रिव्यू किया था, ओनरशिप रिव्यू किया था, तो उसमें भी ये कैम शाफ्ट के इशू की वजह से वो गाड़ी रिकॉल कर ली गई थी, बट उसमें पार्ट रिप्लेस कर दिया गया था, बट इसका पार्ट जो है ना इनको अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो होंडा एंड रिकॉल तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बट दैट इज़ द ट्रुथ। सो इसके हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, हाईवे पे कैसा है? सिटी में तो इतना समझ नहीं आता है, लेकिन हाईवे पे इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, थ्रो कैसा है बेसिकली, और इसके मीटर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? Starting with headlight, I think इसका worst चीज़ about this bike is the headlight, and I think that's not only about the 300R. Even मेरे दोस्त के पास 350 RS है, it's the same review. मतलब it's so bad कि I had an Hornet before, as I said, right? Hornet का headlight is also very poor, but it's still better than the 300R. That's what I've noticed. So throw is very bad. At night, even if you do upper, बहुत कम दिखता है। सो एट टाइम्स व्हेन वी लीव फॉर राइड्स अर्ली मॉर्निंग, मेरे पीछे इधर गोरेला होती है या स्पीड 400 होती है, और अगर मैं आगे रहा बाय चांस, आई सी माई शैडो इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स दैट बैड। सो हेडलाइट इज जस्ट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉर अ फिक्स फॉर इट। So there are two options. One is install an auxiliary light, but I just like the clean look of the bike, so I'm trying to keep it as minimal as possible.
तो दूसरा ऑप्शन इज टू चेंज द बल्ब, जो मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ. आई थिंक 1500 तक आ जाता है. डिज़ाइन इज अमेजिंग, लुक्स वेरी कूल, बट या द थ्रो इज रियली, अभी अभी देख नहीं पाएंगे, बट experience is really bad. So if you even plan like early morning या फिर late night rides even slightly outside the city, I would say restrict your speed to 60-70 या फिर get an auxiliary light. It's really bad. मतलब उसके आगे भगाओगे तो I think it's unsafe to ride. हाँ, ये DRL भी है उसमें. Again ये अपर वाला पार्ट नीचे है, but yeah, not really satisfied with the headlight. तो इसका console काफ़ी basic है. If you can see the layout here, nothing really changes. There is no active navigation, nothing, no controls, no Bluetooth, nothing. It just shows you the gear, odometer या trips. इसमें there is average, you can get mileage, you can get live mileage, तो चलाते चलाते भी देख सकते हो. You get average speed also. एंड एक चीज़ है जो मतलब आई हैव नेवर गॉट माई सेल्फ यूजिंग, बट देयर इज ऑल्सो टाइमर. आई डोंट नो, दे एक्सपेक्ट लैप टाइमर सॉर्ट ऑफ है, बट यू हैव टू कंट्रोल इट फ्रॉम हियर. सो आई हैव नेवर यूज्ड इट. So only thing is there are 2 trip meters which I use, and they also have like fuel consumed वगैरह, but it's a very basic 2 trips, odometer, average speed, average economy, that's it. Even एक चीज अगर होंडा ला पाता which was the like expected fuel, मतलब expected kilometers range, वो भी नहीं है यहाँ पे. तो वो distance to empty है. Distance to empty भी आ जाता तो भी enough रहता. But yeah, very basic. Don't expect much from the speed. सो क्या इस गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम है सिटी में? अभी जैसे इतना समर में इतनी गर्मी हो रही है, 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो कैसा परफॉर्मेंस है? मतलब हीटिंग इस गाड़ी में होती है या फिर मैनेजेबल है? हीटिंग इज नेग्लिजिबल इफ नथिंग. आपने जैसे बोला अभी 40 डिग्री ऑलमोस्ट हीट वेव्स आते हैं, वो हीट वेव ज़्यादा गर्म है इंजन से, आई वुड से. सो नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ हीटिंग इश्यूज फ्रॉम इट. आई थिंक फेयर इनफ. मतलब ये पूरा 300cc इंजन भी नहीं है, सो 286cc इंजन विथ लिक्विड कूलिंग, आई गेस. सो ऐसा कोई इशू नहीं आया हीटिंग रिलेटेड. तो सो सीट का कंफर्ट कैसा है? जैसे हम देख रहे हैं कि सीट ये फ्रंट वाला सीट स्कूप्ड आउट है और पीछे वाला आई थिंक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी पिलियन को बिठा के राइड किया है और राइडर के लिए कैसा कंफर्टेबल है? अभी तो आई थिंक एक मीडियम सॉफ्ट काइंड ऑफ सीट ही है, तो कंफर्टनेस के बारे में बताइए, सीट के कंफर्टनेस के बारे में और पोस्चर वगैरह के बारे में बताइए. थिंक सीट कंफर्ट फ्रॉम, मैं पिलियन का बाद में बोलता हूँ. राइडर पिलियन इज प्रेटी कंफर्टेबल, जैसे आपने मेंशन किया सॉफ्ट और हार्ड के बीच का सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है. सो विच राइड्स वेल व्हेन यू आर गोइंग ऑन वीकेंड राइड. सो 1 से 2 घंटों तक यू आर सेट. अराउंड 2.5 hours के बाद थोड़ा सा यू स्टार्ट फीलिंग ऑन द थाइज, जहाँ पे और सपोर्ट हो सकता था, बट आई थिंक फॉर डिज़ाइन पर्पज दे हैव स्कूप्ड आउट इट वेरी नाइसली. बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ पोस्चर इट्स रियली कंफर्टेबल. सो अभी इट्स प्रीटी अपराइट. मतलब ये स्लाइटली फुटपेक्स इफ नॉट बिलो स्लाइटली पीछे है, एंड द हैंडल बार इज स्लाइटली आगे, तो यू हैव टू थोड़ा गो इन द फ्रंट. स्लाइटली स्पोर्टी बट स्टिल वेरी अपराइट. सो रेफरेंस पॉइंट आई हैव विथ माई हॉर्नेट, जो उसका थोड़ा और आगे था एक्चुअली. सो दिस इज प्रीटी कंफर्टेबल. आई हैव टूर्ड ऑन इट, कोई इशू नहीं है. थोड़ा भी कोई बैक वैक इश्यूज भी नहीं है. सो प्रीटी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर. इफ टूरिंग करना हो तो आई थिंक थोड़ा स्टिफर सीट वुड बी बेटर, बट फॉर सिटी एंड वीकेंड राइड्स इट्स जस्ट मोर देन इनफ. मेरा हाइट 5'7", 5'8". अगेन हाइट इज मोर देन कंफर्टेबल फॉर मी. हाइट रिलेटेड कोई इशू नहीं है, एंड प्लस एडेड विद द लाइट वेट ऑफ द बाइक कभी इशू ही नहीं आता. लाइक व्हेन आई सिट it's just like a very light thing. You can easily, मतलब steering also is very low effort. आगे पीछे करना भी normally you have to hold behind. इसमें there is no need, just आराम से ऊपर आगे पीछे हो जाता है बाइक. तो उसका कोई इशू कभी आया ही नहीं है. So seat height is never an issue, and again as you add load वो और suspension ये हो जाता है, तो that becomes easier. So pillion seat के बारे में I think you must be experiencing right now. Seat is very narrow. Handle is also there. Handle is there, which is a necessary thing. वो नहीं पकड़ोगे तो because इसका जो sort of low end torque है, bite है,
वो काफ़ी थ्रस्ट देता है, तो पीछे वाला कभी कभी झटका खा जाता है. बट इसका मेन इश्यू आई थिंक यही है, द फुट पैक्स आर रियली हाई, रियर फुट पैक्स. यू कैन टॉक अबाउट इट मोर. सो गाइस देखिए कुछ ऐसा पोस्चर बनता है राइडर का और पिलियन का. राइडर तो इजीली कंफर्टेबली बैठा हुआ है. पिलियन का देखिए मुझे ये गाड़ी सीट थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं और पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं है. हैंडल बार जो है पीछे वाले, ग्रैब रेल्स जो है पीछे वाले, ये भी उतने ज़्यादा फंक्शनेबल नहीं लग रहे हैं मेरे को. सो पिलियन को तो डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है इस गाड़ी में. मेरे फुट पैक देखिए आप, फुट पैक कुछ ज़्यादा ही हाई सेट है. ओके, सो हाई सेट होने की वजह से मेरे जो दोनों घुटने हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे की साइड जा रहे हैं. तो पिलियन को अगर आप बिठा के इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पिलियन जो है इतना कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएगा. सो होंडा की गाड़ी है और क्वालिटी में कोई इशू हो ऐसा नहीं हो सकता है. मेरे हिसाब से तो मुझे जैसी दिख रही है गाड़ी. बट आपको ड्यूरिंग द ओनरशिप पीरियड आपको कुछ लगा कि कोई पार्ट लूज़ हो रहा है या प्लास्टिक पार्ट कोई लूज़ हो गया है, फाइबर का पार्ट कोई लूज़ हुआ है, तो ऐसा कुछ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगा? क्वालिटी पे कोई इशू नहीं है, बट फिट एंड फिनिश आई थिंक इज नॉट रियली होंडा स्टैंडर्ड एज पर माई से, बिकॉज आई हैव ओन हॉर्नेट विच इज़ अ लोअर क्लास बाइक. बट उसमें मेरे को ना कभी रैटल आया, ना कभी वाइब्रेशन या रैटलिंग नॉइज आया. बट इसमें आई एक्सपीरियंस क्वाइट अ लॉट विद द रियर सीट. सो ये 2-3 बार आई हैड टू टॉक टू देम कि भाई आवाज़ आ रहा है. But even after them fixing, I just took it in my own hands. So I have sort of removed the seat and the head, ये जो handlebar assembly है, वहाँ पे personally मैंने double sided tape लगाया है. ये मैं आपको दिखाता हूँ. So if you notice, मैंने personally ये वाला assembly निकाल के भी यहाँ पे double sided लगाया है, यहाँ पे भी double sided लगाया है, इधर अंदर भी लगाया. I think this is something that I had to do personally, even though they tried it multiple times. वो आवाज़ जा नहीं रहा था. After doing all this, अभी finally I am satisfied. अभी कोई आवाज़ नहीं है. And it's really irritating because otherwise the bike is really smooth. कहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आता है. And then this sort of starts rattling, which I didn't expect from Honda, especially coming from Hornet. Like even Hornet में ऐसा ही removable seat है. Never had a single vibration और rattling का sound का issue. वो एक चीज़ था. जो मैंने मिरर रिप्लेस किया उसका भी मैं बात करना चाहूँगा कि बाइक यूज टू स्टे लाइक दिस एंड जस्ट नॉर्मल अपना वॉशिंग है, उसकी वजह से यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पैच आ गया था विच वाज लाइक अ वाटर पैच. अगेन सेम मैं बोलूँगा, आई हैव यूज्ड द हॉर्नेट, कभी इशू नहीं हुआ है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ मोर एक्सपेंसिव मिरर एज अ पार्ट. इसका 200 रुपये का है, इसका 800 रुपये का है. बट स्टिल आई थिंक वो फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी का मेरे को इशू लग रहा है. Third thing is I've already, I think it's been 2 years now. जगहों पे वो पाउडर कोटिंग निकलना सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हो गया है, स्लाइट रस्टिंग स्टार्ट हो गया है, विच अगेन लाइक आई यूज टू स्टे इन मुंबई, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कमिंग सो सून ऑन होंडा बाइक्स. लाइक अभी मेरी हॉर्नेट को आई थिंक 4-5 years हो जाएंगे, उस पर इतना इश्यूज मेरे को दिखा नहीं था 2nd-3rd years में. अब जैसे देखोगे यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट्स पे स्लाइट वेयर आने लग गया है, which again it's not a quality issue, but मतलब थोड़ा I think fit finish levels can be improved. इससे मेरे को बाइक पे कोई इशू नहीं हो रहा, but these are small things I think which they can improve. छोटा छोटा चीज़ है which I don't expect coming like 2 years के बाद on a bike, but yeah. सो ये बाइक जब आपने परचेज़ की थी तो आपको क्या क्या चीज़ें साथ में मिली थी बाई डिफ़ॉल्ट? बाय डिफ़ॉल्ट बाइक रिलेटेड तो आई थिंक सिर्फ कवर मिला था एंड की चेन एंड बेसिक स्टफ. दे गिव चॉकलेट्स एंड अ मग एंड की चेन, आई थिंक शर्ट भी था एक आई थिंक उसमें, बट आई थिंक दैट्स ऑल. नथिंग, नो एक्सेसरीज एज पर से अपार्ट फ्रॉम द कवर. और मैंने भी पर्सनली कुछ इसको एक्सेसराइज किया नहीं है. मेन रीज़न बीइंग इसका जो नियो कैफ़े जो लुक है, आई रियली लाइक दैट, सो आई हैव ट्राइड टू कीप इट लाइक दैट. Only thing I have added are these fork seals. So they essentially अपना USD जो सस्पेंशन रहता है, there's a Indian conditions में यहाँ पे काफ़ी मट्टी और धूल अटक जाती है. There's a chance it will seep through the ये जो क्या बोलते हैं उसको, गैस्केट. So उसका कट होके ऑयल लीक का चांस रहता है. Just to prevent that, when I started touring, I put that. Sari guard was there at the start. But about the Sari guard also, the design that they had for this bike
was really bad. So it used to come out and stick out like, I think आप Google करोगे तो आपको images दिख जाएंगे. तो I removed that when I got it in my hands because anyway barely a pillion will sit with a sari तो दूर की बात है. तो that was not needed I would say. इस पे मैंने जितने भी windshield designs देखे हैं I was never satisfied because वो जो बाइक का लुक है it goes against that, so never ended putting that up. तो एग्जॉस्ट सुनते हैं अब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट कैसा है. Ride it for like half an hour and the engine really heats up. So while downshift it gives that pops and bangs also slightly. तो वो एक 15-20 मिनट राइड करने इंजन गर्म होने के बाद इट हैज़ दैट ऑल्सो. आई थिंक वो अपने अगर 350 RS चला है उसमें काफ़ी है, लाइक इट्स कॉन्स्टेंटली गिव्स पॉप्स एंड बैंग. इसमें उतना नहीं है बट इज देयर एंड इट्स रियली सेटिस्फैक्टरी. सो एग्जॉस्ट आई एम लाइक फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर आई कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर. आई थिंक रियली हैप्पी विद दैट. अभी आज आपको लेना हो कोई भी गाड़ी तो आप कौन सी गाड़ी चूज़ करोगे और किन लोगों को आप रिकमेंड करोगे ये होंडा CB300R. सो जब मैंने ली थी बाइक तभी एक्चुअली इसके आई वोंट से कॉम्पिटिटर्स बट ये सेगमेंट उतना बड़ा नहीं था जितना आज है. थिंक स्पीड 400 wasn't there, Guerrilla 450 wasn't there. इसकी सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर थी बैक देन वाज द BMW G310R आई थिंक जो नेकेड वाला है. And उसके comparatively I would get this because I have my roommate used to have that bike. I just like the nimbleness and the flickability of this. And उसका engine थोड़ा on the rougher side है, performance similar है. But in this segment at अभी अगर आपका on road price 280-290 जाता है and if you are into touring and other things, I think there are better options. But if you want something that is light, sporty, and you know you like fast riding, going around corners a lot, then I would suggest this bike to them because जो flickability इसमें है, again that's the sort of MVP of this bike. उसमें इसमें जितना flickability है, इसमें जितना lightness है, for us, and you have to be a single rider. So if you're looking for pillion, obviously look away, not the bike for you. But yeah, if you go on weekend rides around 200 to 250 kilometers, डेली कम्यूट में तो बहुत आसान है, इजीली ट्रैफिक के थ्रू चला जाता है. एंड यू हैव टू लाइक स्लाइटली स्पोर्टी राइडिंग. अगर वो पसंद नहीं, आपको चिल रिलैक्स करना है तो आई वुड सजेस्ट समथिंग एल्स. बहुत नीश है बट उसके अलावा अनदर थिंग विच आई रियली लाइक, अगेन यू शुडंट बाय अ बाइक फॉर दैट बट द डिज़ाइन ऑफ इट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द यूनिक एंड सॉर्ट ऑफ कूल लुकिंग बाइक्स डिज़ाइंस. सो आई थिंक अगर ये तीन चीज़ें हैं तो you should buy this bike. Again, don't go on brand name Honda also I would say because I think सभी brands का service is getting better. So those are the reasons I would say. ये जो feelings देता है वो bikes कोई replace नहीं कर पाएगा because if you upgrade from this you have to go 500-600 cc which will increase the weight. So there is no chance you are going to get this level of lightness and flickability out of any other bike. सो अथर्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे अपना टाइम निकालने के लिए और इतना अच्छा ओनरशिप रिव्यू देने के लिए. सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया अथर्व ने आज. तो जिन लोगों को डाउट था इस गाड़ी को लेके उनकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी. आई होप हमने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और अगर आपको और कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड. क्या पॉजिटिव्स लगते हैं इस गाड़ी को आपके? नहीं, इस गाड़ी को आपके नहीं, आपको इस गाड़ी के लॉट बट इसका हाँ ये तो पूरा झाड़ियों में से आवाज आ रही है. चूहा हो सकता है या सांप भी हो सकता है. सांप भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है?